स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के घटते मामले को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बड़ा ऐलान किया है। शनिवार को डीडीएमए ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में लिखा गया है कि 26 जुलाई सुबह 5 बजे से अब दिल्ली मेट्रो और बसों को 100% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है। वहीं सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्सेस 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। डीडीएमए के इस फैसले के बाद अब सोमवार से दिल्ली मेट्रो और बसों की सभी सीटों पर यात्री बैठ सकेंगे। इसके साथ ही सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में भी एक बार फिर से रौनक लौटेगी। आईसीएसई 10वीं और आईसीएसई 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने तय समय के मुताबिक आज दोपहर 3 बजे परिणाम घोषित किए। आईसीएसई में 99.98% और आईएससी में 99.76% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। आईसीएसई में लड़के और लड़कियों दोनों का रिजल्ट 99.98% रहा, जबकि आईएससी में लड़के 99.86% और लड़कियां 99.66% पास हुई। वहीं इस साल आईसीएसई परीक्षा में आपको बता दें 2,19,499 और आईएससी में 94,011 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। और राजधानी दिल्ली में आंदोलनरत किसानों से संबंधित मामलों की सुनवाई में वकीलों के पैनल की नियुक्ति को लेकर एक बार फिर से दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में टकराव की स्थिति है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिर केंद्र सरकार और उपराज्यपाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार ने किसानों के प्रोटेस्ट के संबंध में कोर्ट में उनका पक्ष रखने के लिए वकीलों का पैनल बनाया था। दिल्ली सरकार ने यह तय किया कि दिल्ली सरकार का ही पैनल कोर्ट में पक्ष रखेगा और केंद्र सरकार एलजी के माध्यम से दिल्ली सरकार के काम में हस्तक्षेप कर रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 19 जुलाई को एक फैसला लिया था कि किसानों के आंदोलन के संबंध में जो कोर्ट में केस चल रहा है उसमें वकील की नियुक्ति दिल्ली सरकार के पैनल से होगी। दिल्ली सरकार के जो चयनित वकील हैं वही किसानों के मामले को कोर्ट में देखेंगे। इस बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कैबिनेट में ये फैसला लिया था। संविधान में वकीलों की नियुक्ति करने का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में इस अधिकार को ठीक से एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि दिल्ली की सरकार, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास ये अधिकार है कि वो वकीलों का चयन करेंगे। लेकिन आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उस फैसले को बदल दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहते हैं कि संविधान में मुझे अधिकार दिया गया है कि मैं दिल्ली की चुनी हुई सरकार के फैसले से असहमत होने की स्थिति में उसे केंद्र सरकार के राष्ट्रपति के पास भेज सकता हूं रेफरेंस के लिए, और तब तक के लिए मैं ऑर्डर कर सकता हूं दिल्ली सरकार को। संविधान में उनको ये अधिकार दिया गया है। उन्होंने अपने फैसले में लिखा है, आई हैव रेफर्ड द मैटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर डिसीजन ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज एन अर्जेंसी एंड सेंसिटिविटी। Therefore, in exercise of the powers conferred in provision Article 239A of Constitution, I hereby direct that 11 law officers, advocates, as suggested by Delhi Police, via their communication, this be appointed. वकीलों की नियुक्ति करने में केंद्र सरकार की क्या दिलचस्पी है? वकीलों की नियुक्ति किसानों के मामले में, जब कोर्ट में किसानों के मामले में जस्टिस होने की बात हो तो केंद्र सरकार के वकील मैटर को देखेंगे, दिल्ली की चुनी हुई सरकार की नहीं चलने देंगे। इसमें केंद्र सरकार की क्या दिलचस्पी है? वो किसानों के खिलाफ ऐसा क्या कर रहे हैं? और आगामी यूपी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने भी अभी से कमर कस ली है और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह बाराबंकी के रामनगर विधानसभा क्षेत्र के सूरतगंज में आम आदमी पार्टी सदस्यता अभियान में पहुंचे।
इस दौरान उन्होंने न्यूज वन इंडिया के संवाददाता भोलानाथ से खास बातचीत की। यूपी 2022 विधानसभा चुनाव के लिए क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद व उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह। सब उन्हीं से बात करते हैं। सर, न्यूज वन इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार मेरा। सर, उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव आ रहा है, उसमें किस प्रकार की रणनीति होगी आपकी? कैसे बीजेपी के मुकाबले आप चुनाव देखिए, हमारी रणनीति जो दिल्ली का हमारा मॉडल है, फ्री बिजली का, फ्री शिक्षा का, फ्री स्वास्थ्य का, फ्री पानी का, जो किसानों को फसल का दाम देने का, जो हमारा दिल्ली का मॉडल है वो हम उत्तर प्रदेश में भी लाएंगे। और जो लोग ये सवाल खड़ा करते हैं कि हम यूपी में कैसे इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं, 5.5 लाख करोड़ का बजट है उत्तर प्रदेश का। इतनी बड़ी सरकार यूपी में है, लेकिन सरकार में रहने वाले लोगों की नीयत ठीक नहीं है। इसलिए यहाँ बच्चों को नमक रोटी दी जाती है, इसलिए यहाँ ऑक्सीमीटर थर्मोमीटर के नाम पे दलाली खाई जाती है, सिलेंडर खरीदने के नाम पे, वेंटिलेटर खरीदने के नाम पे जो सरकार घोटाला कर रही है, वो उत्तर प्रदेश का विकास और तरक्की कैसे करेगी? यहाँ तो संपत्तियों में इजाफा हो रहा है। मंत्री के सतीश द्विवेदी मंत्री का मैंने खुलासा किया था, कितना उन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा है, कितनी ज़मीन, कितनी प्रॉपर्टी उन्होंने बना रखी है। तो मुझे लगता है ये सारे मसले हैं और इन मुद्दों को लेके हम लोग जा रहे हैं जनता के बीच में, सदस्यता अभियान चला रहे हैं। हर विधानसभा में 25,000 मेंबर हम बना रहे हैं। सर, किसान आंदोलन को लेकर अब क्या स्टैंड रहेगा आपका? तीनों काला कानून वापस होना चाहिए। पहले दिन से आम आदमी पार्टी का स्टैंड यही है और इसी के लिए मैंने संसद में भी हंगामा किया था, मुझे निलंबित किया गया था। तो ये काले कानून बनाए गए हैं पूंजीपतियों के लिए, किसानों के लिए नहीं है। इसलिए किसान 8 महीने से सड़क पर है। उस अन्नदाता को ये लोग मवाली कहते हैं। भाजपा खुद एक बवाली पार्टी है, वो किसानों को मवाली कह रही है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से राज्य और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी शासित नॉर्थ एमसीडी द्वारा गफ्फार मार्केट की दुकानें 3 दिन में खाली करने के लिए नोटिस भेजने का विरोध किया है। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि एमसीडी गफ्फार मार्केट की दुकानों से दुकानदारों को बेदखल करके नई बिल्डिंग बनाकर नए लोगों को दुकानें बेचना चाहती है। एमसीडी बिल्डर माफियाओं से मिलकर लीज पर दी गई दुकानों का सर्वे करा रही है और बिल्डिंग को खतरनाक दिखाकर खाली करने का नोटिस भेज रही है। वहीं आईआईटी रुड़की की जांच में खुलासा हुआ है कि घटिया सीमेंट लगाने की वजह से गफ्फार मार्केट की बिल्डिंग की हालत ठीक नहीं है। एक मार्केट है जिसके अंदर 1976 के अंदर अलॉटमेंट किए गए थे और दुकानदारों को 99 साल की लीज पे ये दुकानें दी गई थी। एमसीडी ने आईआईटी रुड़की से इसकी जांच कराई है और आईआईटी रुड़की खुद लिखता है घटिया ग्रेड का सीमेंट लगाने की वजह से ये बिल्डिंग के हालात अब ठीक नहीं है और भी बिल्डिंग के अंदर काफ़ी खामियां हैं, जिसके कारण अब इस बिल्डिंग को एमसीडी कह रही है कि इसको अब दोबारा तोड़ के बनाया जाएगा। तो हमारे कुछ सवाल हैं इसके अंदर कि अगर इस घटिया ग्रेड के सीमेंट से बिल्डिंग बनाई गई तो ये गलती उन दुकानदारों की है जिन्होंने दुकानें खरीदी, या ये एमसीडी की है जिन्होंने इस घटिया बिल्डिंग को बनाया। दूसरी बात, अगर पिछले 40 सालों में एमसीडी ने अपनी ही बिल्डिंगों की सुध नहीं ली और उनके अंदर रिपेयर के नाम पे 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, एक मार्केट है। और उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने करोल बाग स्थित एमसीडी की मार्केट को महज 3 दिन में खाली करने का नोटिस भेजा है, जिसके चलते व्यापारियों में काफी नाराजगी है। दरअसल निगम ने ये मार्केट व्यापारियों को 90 साल की लीज पर दी थी, लेकिन अब एमसीडी मार्केट को डेंजर बताकर इसको खाली करने के लिए दुकानदारों को नोटिस भेज चुकी है। व्यापारियों का कहना है कि पहले ही कोरोना संक्रमण के चलते हमारी आर्थिक स्थिति काफी खराब है और अब निगम के इस नोटिस से व्यापारियों में काफी आक्रोश है। निगम को तुरंत इसको वापस लेना चाहिए, नहीं तो व्यापारियों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जी हाँ, 440 वोल्ट का झटका दिया है। काफ़ी परिवार जुड़े हुए हैं इस बाज़ार से, छोटे लोग, बड़े लोग, बहुत सारी ऐसे परिवार हैं जिनकी रोज़ी रोटी डेली यहाँ से कमाते हैं और रात को जाके खाना खाते हैं। पहले लॉकडाउन में बहुत सारे लोग बहुत एकदम
एक समस्या से जूझ रहे हैं कि कमाई का कोई साधन नहीं रह गया लोगों के पास, और ऊपर से एमसीडी ने ये एक बिजली गिरा दिया हम लोगों के ऊपर कि ये एकदम 3 दिन में खाली किया जाए। तो ये 3 दिन में खाली करना कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जी हाँ, ये जो समस्या अभी खन्ना जी ने डिस्कस की है, ये देखिए सारी ये नेग्लिजेंसी जो है ना, हम दुकानदारों की कोई नहीं है। ये यहाँ पिछले 15 साल से हम चक्कर लगा लगा के तंग आ चुके हैं, और ये हवाला देते हैं कि हमें फंड्स चाहिए, तो ये इसको तोड़ के बिल्डिंग बनाने का जो चल रहा है ना सिलसिला, ये वही है। एक्चुअली ये डेंजरस नहीं है, इट्स रिपेयरेबल। ये पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुर विधानसभा के वार्ड 52 के बीजेपी के पार्षद की बात हम करेंगे, लेकिन दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट जिले के सभी थानों में चाइल्ड फ्रेंडली बच्चों के लिए एक नई शुरुआत की गई है। नॉर्दर्न रेंज के ज्वाइंट सीपी एस यादव और डीसीपी नॉर्थ वेस्ट उषा रंगनानी ने थाना सुभाष प्लेस में इसका शुभारंभ किया और ज्वाइंट सीपी एस यादव ने जिले के सभी थानों में इसकी शुरुआत कराते हुए वर्चुअल बातचीत की है और इसके लिए डीसीपी उषा रंगनानी को बधाई दी है। थाना आदर्श नगर ने बच्चों के लिए बनाए गए इस रूम का नाम सजल रखा गया है और वहीं इसको लेकर न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने कई थानों का जायजा लिया। साथ ही इस नई शुरुआत को लेकर दिल्ली पुलिस ज्वाइंट सीपी एस यादव से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप भी सुनिए। दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस के टैगलाइन को बरकरार रखते हुए पहले दिल्ली पुलिस ने महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया, वुमेन सेफ्टी को लेकर काम किया। आज एक नई शुरुआत चाइल्ड इको फ्रेंडली लेकर करिए। हमारे साथ एस यादव जी ज्वाइंट सीपी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर, ये जो एक नई शुरुआत करी है, किस तरीके से मैनेज की जाएगी और कहाँ कहाँ आज किन थानों में इसकी शुरुआत की? देखिए, उत्तर पश्चिमी ज़िले के सभी पुलिस थानों में जो इस ज़िले की डीसीपी हैं श्रीमती उषा रंगनानी और अन्य अधिकारी हैं गुरिकबाल, सिद्धू, आलाप, पटेल और इस ज़िले के सभी एसएचओज़ ने हर एक जो पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो चाइल्ड फ्रेंडली एक रूम्स बनाए गए हैं जिसमें बच्चे रह सकते हैं, बच्चे अपना टाइम बिता सकते हैं। जब भी पुलिस स्टाफ है, हमारे यहाँ महिला पुलिस स्टाफ भी काफ़ी संख्या में है, उनको कई बार होता है इस तरह की स्थिति आती है जिसमें बच्चों को साथ लाना पड़ता है, तो उन्हीं महिलाओं में से किसी को और किसी स्टाफ को रोटेट करके इस जिम्मेदारी को भी दिया जाएगा कि जिससे उस जगह की एक केयर टेकिंग भी करी जा सके और बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण। इसके अलावा बहुत सी महिलाएं आती है, अपने विभिन्न जो समस्याएं हैं, अपने विभिन्न इश्यूज़ को लेकर आती हैं, जिनके बारे में जो कई बार बच्चों के साथ आते हैं, तो उनके लिए बच्चों को ऐसा वातावरण उपलब्ध हो थाने में भी कि वो सुरक्षित भी महसूस करें और इट बिकम्स अ नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर देम। तो दिल्ली पुलिस अपने दिल की पुलिस के टैग को बरकरार रखते हुए वुमेन सेफ्टी, सीनियर सिटीजन और अब चाइल्ड इको फ्रेंडली के साथ लगातार कार्य कर रही है। दिल्ली से किरणपाल सिंह। हम मौजूद हैं इस वक्त नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के सुभाष पैलेस थाने के अंदर, जहां डीसीपी साहिबा खुद मौजूद हैं, उषा रंगनानी जी। आइए बात करते हैं उनसे। आज इस थाने के अलावा पूरे डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर इन्होंने थानों के अंदर जो सुविधा बच्चों के लिए उपलब्ध कराई है उसके विषय में इनसे बात करते हैं। मैम, ये जो बच्चों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, इसके पीछे क्या पर्पस है और मतलब क्यों किया जा रहा है ये सब, कि बच्चा डरे ना या क्या मामला है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, पहले मैं बताऊंगी, आज हमने नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में 11 के 11 थानों को चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन बना दिया है। जी हाँ, हम हैं चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन। यहाँ पे हमने ये इंश्योर करा है कि जब हमारे, देखिए, बहुत बार बच्चे थाने में आते हैं, कभी वो अपनी मदर्स के साथ आते हैं, जब विमेन कंप्लेनेंट हमारे पास आते हैं, महिला शिकायतकर्ता, कभी कोई क्राइम अगर हो गया होता है या फिर कोई काउंसलिंग सेशन के लिए या घरेलू अपराध होते हैं, उसमें महिलाएं आती हैं। ऐसे में उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है, अपने बच्चों को भी लेकर आती हैं, कभी बच्चों को छोड़ने की कोई जगह नहीं होती है। यहाँ पे वो अपनी काउंसलिंग अटेंड कर सकें, अपने काम पे फोकस कर सकें, उस समय उनके बच्चों की देखरेख यहाँ करी जा सकती है। और देखिए, एक बचपन जो होता है ना, बड़ा नाजुक होता है। इस समय हम जैसे नींव डालेंगे, बच्चा वैसा बड़ा होगा, उसके मन में जो छवि पड़ेगी वही है। पुलिस की जो छवि है, एक भय वाली छवि होती है, और जब बच्चे यहाँ आएँ तो उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। हम मौजूद हैं इस वक्त और उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुर विधानसभा के वार्ड 52 के बीजेपी के निगम पार्षद कन्हैया लाल ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह वो अपने वार्ड को स्वच्छता के लिए नंबर 1 बनाने में कामयाब रहे और उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए।
पूर्वी दिल्ली आज बाढ़ वावानी में हम पहुँचे हैं निगम पार्षद कन्हैयालाल जी के पास, जिन्होंने 4 साल अपने कार्यकाल को इस तरीके से दिए हैं। हम इनसे मालूम करेंगे किस तरीके से कोरोना काल में भी 2 साल इनके बीते हैं, किस तरीके से लोगों के बीच में जाकर के इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। सारा कुछ हम इनसे बात करके आज आपके बीच में रखते हैं इनकी बात। सबसे पहले आपका न्यूज़ इंडिया में हमारे स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो 4 साल अपने जनता के बीच में आपने समर्पित किए हैं और आगामी चुनाव भी आने वाला है नज़दीक, किस तरीके से आपने जा कर के लोगों के बीच में अपने 4 साल अपनी समस्या लेकर के आते थे, फिर आपने उस समस्या को समाधान भी किया है, कूड़े से हो या फिर कैसी भी परेशानियाँ हो? ऐसा ना 4 साल हमारे हो चुके हैं, क्योंकि शुरू में थोड़ी सी परेशानियाँ आई थी, क्योंकि नए नए थे, इतनी वो नहीं थी। पर एक अब काफ़ी हमें नॉलेज आ गई, क्योंकि शुरू में तो सभी पता है कि एक क्लास होती है तो थोड़ा सीखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास। किसी भी बिरादरी, किसी भी जात, कोई मैंने ये नहीं देखा कौन धर्म है, किसका क्या है। मैंने किसी को कोई भी चीज़ मैं तुरंत ही किसी का फ़ोन आ जाए बोला ठीक है, सफाई से लेके या जैसे शुरू में होते अपने क्रॉस भी मैंने लगवाए प्रधान वाली के लिए। हालांकि कुछ लोग कहते थे यहाँ अपने वोट नहीं है बीजेपी के, मैंने वहाँ भी जो क्रॉस रखे थे मैंने उधर लगवाए, क्योंकि वोट नहीं है हम पे। जो चीज़ है जनता के लिए, जनता ने हमें चुना है, हम सबके हो जाते हैं। ये नहीं कि उसने वोट नहीं दी हमें, उसने दी। जब जीत के आ जाते हैं ना हमारा जनता का प्रतिनिधि जनता को हो जाता है। पूर्वी दिल्ली आज और उत्तरी बाहरी जिले के स्पेशल स्टाफ और स्वरूप नगर थाना पुलिस ने लूट और हत्या मामले का खुलासा किया। मामले में टीम ने रेहान नाम के कुख्यात आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 263 बैग पान मसाले का भी रिकवर किया है। और दिल्ली के अशोक विहार इलाके में वजीरपुर फैक्ट्री एरिया में दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बृहस्पतिवार शाम कारोबारी सुरेंद्र गुप्ता और उनके दोस्त अमित गोयल की हत्या की गई थी। रात से गायब था 12 बजे से, तो हमने उसका फोन को लगाना चालू करा। जब हमें मेरी भाई की वाइफ ने बताया कि वो फलाने आदमी के पास पैसे लेने गए हुए हैं, तो तब से गायब है। तो हम सारे राजधानी दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट एरिया के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में यही वो फैक्ट्री है जहां कल रात डबल मर्डर की वारदात निकल के सामने आई। जैसे ही ये सूचना बाहर निकली और बाहर निकलते के साथ ही जब पुलिस तक ये मामला निकल के आया तो उनके हाथ पांव फूल गए और उन्होंने तुरंत ही इस मामले को संज्ञान में लेते हुए अपनी जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि 20 लाख के लेन देन को लेकर के ये पूरी सारी जो वारदात है ये निकल के सामने आई और इसमें 2 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें एक जो शख्स है जिसकी जो सुरेंद्र गुप्ता जो है उनकी जो डेड बॉडी है वो इस लिफ्ट के नीचे बरामद हुई और इस लिफ्ट के नीचे उनको मार करके बोरे में यहाँ पे रखा गया था। और इसके साथ ही जो उनके दोस्त थे अमित गोयल को उन्होंने मारकर फॉर्च्यूनर में बोरे में बंद करके वजीराबाद की तरफ रवाना कर दिया। लेकिन जैसे ही तिमारपुर थाना पुलिस को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने उनके रिश्तेदार को पता करा और पता करने के बाद जैसे ही पता लगा कि ये कौन है और ये सारी वारदात किस तरीके से हुई, तो ये जांच कड़ी दर कड़ी खुलती नजर आ गई और पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक्यूज्ड और एक्यूज्ड की जो लेबर थी 2 और उसके साथ ही जो इन्होंने वेपन यूज़ करा था मारने के लिए, ये सारी वारदात निकल कर आई सामने। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ये पूरा जो मामला है ये 20 लाख के लेन देन को लेकर के है। अब मामला ये देखना होगा कि आने वाले टाइम में किस तरीके से पूरे मामले की जो कड़ी जो खुलती है और जो आरोपी है वो निकल करके सामने। और दिल्ली के थाना जहांगीरपुरी के एच ब्लॉक इलाके में बेखौफ बदमाशों ने सट्टे के कारोबार को बढ़ावा दे रखा है, जिसके चलते स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। आलम यह है कि लोगों में इतना खौफ का माहौल बना हुआ है कि वो अगर इसकी शिकायत कर दे तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। अलीगढ़ से एक खबर आ रही है। शराब कांड में 33 मुकदमों में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। एसएसपी के निर्देश पर 57 दिनों में 33 मुकदमों में चार्जशीट दाखिल की गई है। शराब कांड में अब तक 33 मुकदमे किए गए हैं दर्ज। एसएसपी ने मीटिंग कर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आरोपी अनिल की चल संपत्ति जब्त की जाएगी और एसएसपी ने जांच के लिए 6 टीमें गठित की थी। अब तक 86 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। और ब्राह्मण को लेकर मची सियासी घमासान के बीच बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु द्विवेदी से हमारे संवाददाता अश्वनी द्विवेदी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। देखिए।
उत्तर प्रदेश भाजपा ने हाल ही में अपने मोर्चा के अध्यक्षों का बदलाव किया, नई समिति बनाई, नए अध्यक्ष बनाए। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश जो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रांशु द्विवेदी जी हैं। प्रांशु जी, क्या प्राथमिकताएं युवाओं के लिए आपकी हैं, किस तरह से युवाओं को जोड़ेंगे पार्टी से? देखिए, जिस प्रकार से मोदी जी योगी जी काम कर रहे हैं, नौजवानों में ज़बरदस्त आकर्षण है उनके प्रति। और पिछली सरकार में 1-2 जिलों में और एक ही बिरादरी के लोगों को नौकरी मिलती थी। हमारी सरकार ने जो भी योग्य है उसको नौकरियां दी हैं, चाहे वो प्रदेश के किसी कोने से आता हो। 4 लाख से अधिक नौकरी दी हैं और नौकरियां जल्द ही निकलने वाली हैं। अभी हाल में देखा गया कि जिस तरह से परशुराम को लेकर के राजनीति हुई, चाहे समाजवादी पार्टी हो या सतीश चंद्र मिश्रा हो, लगातार परशुराम या ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। आप किस तरह से युवाओं को जोड़ेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, चाहे पिछली सरकार रही हो चाहे वर्तमान अभी जो पिछली ठीक पहले सरकार रहे, तो मैं जिस जनपद से आता हूँ, फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, जाने कितने ब्राह्मणों की गला काटकर हत्याएं करी गई हैं, सर काटे गए हैं। हमारे सांसद सुब्रत पाठक को फर्जी मुकदमों में जेल में डाला गया। तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनका उत्पीड़न किया है। और जहाँ तक बसपा की बात है, तिलक तराजू तलवार इनके मारे जूतों चार, ये इनका नारा रहा था। मायावती जी की जिन्होंने जान बचाई, वो ब्रह्मदत्त द्विवेदी, उनका मैं भतीजा हूँ। तो उनकी जान बचाने के बाद जब मेरे भाई मायावती के पास गए मदद के लिए, तो उन्होंने अकारण उनको अपमानित करके बाहर निकाल दिया और मुझ पर 9 महीने जेल में डालकर रासुका लगाई। तो ऐसा काम करने वाली मायावती, इनसे क्या ब्राह्मणों की उम्मीद करें? निश्चित तौर हमारे साथ प्रांशु दत्त जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना युवाओं के लिए बेहतर करने की उम्मीद है। साथ ही साथ जो ब्राह्मणों को लेकर इसमें राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो कहना है कि साफ तौर पर भाजपा से अच्छा ब्राह्मणों के लिए कोई नहीं सोच सकती। सहयोगी समझ करने के साथ। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।